Dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about colostomy care. Colostomy care ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट एग्जाम के लिए. आज हम कोलोस्टोमी केयर के ऊपर बात करते हैं कि कोलोस्टोमी केयर होती क्या है, किस केस में कोलोस्टोमी बनाई जाती है, किसकी कोलोस्टोमी होती क्या है, कोलोस्टोमी कौन कौन से टाइप्स हैं, कि कोलोस्टोमी की केयर कैसे करनी है, कैसे उस पाउच को बदलना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो आइए लेट्स बिगिन द क्लास. कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी क्या होती है? कोलोस्टोमी एक ओपनिंग बनाई जाती है. कोलोस्टोमी क्या होती है? कोलोस्टोमी बनाई जाती है, एक ओपनिंग बनाई जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाई जाए, चाहे उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रीफर्ड लोकेशन होती है वो कौन सी होती है? इलियोस्टोमी बनाई जाती है. और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में बताएंगे तो वहाँ उसे हम बोलेंगे कोलोस्टोमी बोलते हैं. तो कोलोस्टोमी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या बनाई जाती है? ओपनिंग बनाई जाती है. और उस ओपनिंग को कहाँ पे ला के ओपन किया जाता है? एब्डोमिनल वाल के ऊपर ला करके उसको ओपन कर दिया जाता है. और जो कॉलन होता है उसको ऊपर की तरफ रख के और एब्डोमेन के ऊपर स्टिच किए जाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलन का पार्ट था, इसको यहाँ पे लाके ओपन कर दिया, साथ के साथ इस पे क्या किया? एब्डोमिनल वाल पे इसको स्टिच भी कर दिया गया है. आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है. तो जो कोलोस्टोमी केयर होती है उसमें कोलोस्टोमी क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाई जाती है ताकि इंटेस्टाइन की जो कंटेंट है वो वहां से पास आउट हो सके. ये मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली जो कोलोस्टोमी है वो होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बनाई जाती है. ठीक है. और कोलोस्टोमी होती है वो क्या होती है? दो प्रकार की होती है. मोस्ट कॉमनली कोलोस्टोमी में दो प्रकार से डिवाइड किया गया है. पहला है परमानेंट और टेम्परेरी. तो परमानेंट है वो कुछ समय के लिए बनाया गया है कि कुछ समय के लिए कि प्रॉपर किसी जो भी सर्जरी हुई है उस सर्जरी को जब तक जो डिस्टल इंटेस्टाइन के अंदर जो सर्जरी होती है उस सर्जरी का जो वुंड है वो प्रॉपर हील नहीं हो जाता, तब तक के लिए क्या कर दिया जाता है? कोलोस्टोमी बना दी जाती है. और जैसे ही वो पार्ट हील हो जाएगा और हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? वापस इस कोलोस्टोमी को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है ताकि वापस से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बॉडी की वापस से शुरू हो सकती है. ठीक है. तो जो कोलोस्टोमी के अंदर जो स्टोमा का मतलब है यहाँ पे स्टोमा इज रिलेटेड टू द ओपनिंग. यहाँ पे जो ओपनिंग बनाई गई है वो स्किन के ऊपर ला करके, कॉलन को स्किन के ऊपर ला करके ओपनिंग बना दी जाती है और साथ के साथ उसको एब्डोमिनल वॉल से स्टिच भी कर दिया जाता है. तो ये होता है कोलोस्टोमी के बारे में. नेक्स्ट वन है डेफिनेशन ऑफ कोलोस्टोमी. ये कोलोस्टोमी की डेफिनेशन है वो क्या है? तो कोलोस्टोमी की डेफिनेशन है वो क्या है? कोलोस्टोमी एक आर्टिफिशियल ओपनिंग या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टोमा. कोलोस्टोमी क्या है? एक ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है जिस ओपनिंग को एब्डोमिनल सरफेस के ऊपर ला करके खोल दिया जाता है. या बावल के लिए बावल की क्लीनिंग के लिए क्या किया जाता है? उस आर्टिफिशियल ओपनिंग को एब्डोमिनल वाल पे ला करके ओपन किया जाता है. तो देखिए कोलोस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग. कोलोस्टोमी क्या है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है इन लार्ज इंटेस्टाइन. एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक कोलोस्टोमी क्या है? आर्टिफिशियल ओपनिंग है ब्राउट टू द सरफेस ऑफ द एब्डोमेन, जिसको एब्डोमेन की सरफेस के ऊपर लाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इवाक्यूएशन ऑफ बावल. बावल की इवाक्यूएशन के लिए, बावल की क्लीनिंग के लिए क्या किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल सरफेस पे ला करके एक ओपनिंग बनाई जाती है. उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्टोमा. यहाँ पे आप देख सकते हो जहां मेरा कर्सर है उस पार्ट को क्या कहा जाएगा? स्टोमा. अगर कोई ये पूछे कि स्टोमा क्या है तो ओपनिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन है इंडिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी. इंडिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी का मतलब है कि कोलोस्टोमी कौन कौन से केस के अंदर बनाई जाती है, कि किस कंडीशंस के अंदर इस कोलोस्टोमी को बनाया जाता है. तो आइए वन बाय वन हम इन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन है इम्परफोरेटेड एनएस. इम्परफोरेटेड एनएस का मतलब है ब्लाइंड और ब्लॉक्ड एनल ओपनिंग. अगर बाई बर्थ किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी बच्चे के अंदर अगर एनल ओपनिंग है वो ओपन नहीं होती है और वो ब्लाइंड होती है, वो अगर क्लोज होती है, यहाँ पे अट्रेसिया होता है. अट्रेसिया मतलब कंप्लीटली ब्लॉकेज होता है. तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सिग्मोइड कॉलन के ऊपर, या जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन पार्ट है, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलन, किसी भी पार्ट में जब हम एक ओपनिंग बनाते हैं, स्टोमा बनाते हैं, और उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? कोलोस्टोमी कहते हैं. तो इम्परफोरेटेड एनएस के अंदर क्या कर सकते हैं? कोलोस्टोमी बनाई जाती है. नेक्स्ट वन है डाइवर्टिकुलाइटिस. डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है एक पाउच निकला होता है इंटेस्टाइन से. अब नॉर्मल मसल्स वाल, जो इंटेस्टाइनल वॉल है, जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, उनकी वीकनेस होने की वजह से वहां से क्या होता है? एक पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है वीकनेस की वजह से. ठीक है. और अगर उस पाउच का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस इंटेस्टाइन के अंदर अगर यहाँ पर
इस मसल्स को वीकनेस होने की वजह से अगर यहाँ पर, जैसे मेरा कर्सर चल रहा है देखिएगा, यहाँ पर अगर जो ये इंटेस्टाइन है वो मसल्स वीक होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा धस जाती है, थोड़ा सा मतलब फैल जाती है, यहाँ से वीक होने की वजह से वो मसल्स वो रिलैक्स होती है और फिर फैल जाती है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, डाइवर्टिकुलम। ठीक है, और इसी पार्ट का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। तो डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर भी हम क्या करेंगे कोलोस्टोमी बनाते हैं, क्योंकि डाइवर्टिकुलम के अंदर जो फिकल मटेरियल होगा वो क्या करेगा, वो अक्यूमुलेटेड होता रहेगा और वो डाइवर्टिकुलाइटिस को ठीक नहीं होने देगा। जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको वो कंटिन्यूस रखेगा, हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बनाते हैं। नेक्स्ट वन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर भी हम वुंड को ठीक करने के लिए, जो इन्फ्लेमेशन हो रखा है इंटेस्टाइन को, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बनाते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमनली 2 डिजीज होती हैं, कोलाइटिस और कॉन्स डिजीज। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स डिजीज होती हैं। ये 2 डिजीजेज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर इंक्लूड कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट वन है इंजरी टू कोलन। अगर कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हुई है कोलन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, कोलोस्टोमी बना करके इंटेस्टाइन को क्या किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन, अगर आप इलियोस्टोमी क्लोजर, इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी अगर आप ओपनिंग्स देखोगे तो उस केस की अगर आप हिस्ट्री लोगे तो आप यही पाओगे कि इस केस के अंदर क्या हुआ है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। नेक्स्ट वन है वुंड इन पेरिनियम एरिया। मान लीजिए पेरिनियम एरिया की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक वुंड हो चुका है वहाँ पर, और उस वुंड को ठीक होने के लिए क्या है, हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कोलोस्टोमी बना करके हम क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को वहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे हम इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर लेंगे, ओपनिंग बना लेंगे, कोलोस्टोमी बनाएंगे, और यहाँ से इंटेस्टाइन है वो क्या होती रहेगी, इवैक्यूएट होती रहेगी। और जो कोलन की तरफ सिग्मोइड कोलन या सिग्मोइड कोलन के बाद रेक्टम एनस के पास जो भी वुंड आएंगे, वहाँ पर क्या नहीं होगा, फिकल मटेरियल नहीं पहुँचेगा। फिकल मटेरियल नहीं पहुँचेगा तो वो उस वुंड को क्या नहीं करेगा, बार बार कंटामिनेशन नहीं करेगा, और कंटामिनेशन नहीं करने की वजह से क्या होगा, वो वुंड वो प्रॉपरली हील हो पाता है। नेक्स्ट में ना कॉलन कैंसर। तो कॉलन कैंसर के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, ट्यूमर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, हम इंटेस्टाइन के अंदर कोलोस्टोमी बनाते हैं, कोलोस्टोमी से इंटेस्टाइन वो इवैक्यूएट होती रहती है। नेक्स्ट वन है हिस्पन्स डिजीज या फिर मेगा कोलन। मेगा कोलन के अंदर भी हम क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बनाते हैं, क्योंकि मेगा कोलन के अंदर क्या होती है, नर्व एंडिंग्स एब्सेंट होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट करके दिखाया गया है वो है नर्व इन एब्सेंट इन डिस्टल पार्ट, नर्व एब्सेंट इन डिस्टल पार्ट। जो मेगा कोलन होता है उसका डिस्टल पार्ट होता है, उसके अंदर पैरासिम्पेथेटिक नर्व, पैरासिम्पेथेटिक जो गैंग्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई इसमें नहीं होती। अगर आपसे कोई आज के बाद ये पूछे कि मेगा कोलन के कौन से पोर्शन के अंदर नर्व है वो एब्सेंट होती हैं, फिर पैरासिम्पेथेटिक जो नर्व है, ठीक है, वो एब्सेंट होती हैं, तो आप हमेशा यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली आप बताना कि डिस्टल पार्ट के अंदर जो मेगा कोलन है, मान लीजिए कर्सर पे देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए मेगा कोलन बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे डिसेंडिंग कोलन लिखा हुआ है वहाँ पर अगर मेगा कोलन है तो ऊपर का पार्ट क्या मिलेगा, आपको डायलेटेड मिलेगा, ठीक है, काफी बड़ा मिलेगा, मेगा कोलन डायलेटेड कोलन मिलेगा, और नीचे का पार्ट आपको बिल्कुल सिकुड़ा हुआ मिलेगा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ मिलेगा। तो हमें ये देखना है, हमें ये बताना है कि जो डिस्टल पार्ट है, जो सिकुड़ा हुआ पार्ट है, जो सिकुड़ा हुआ पार्ट है, उस पार्ट के अंदर क्या है, नर्व एंडिंग्स है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, नर्व एंडिंग्स क्या है उसमें एब्सेंट है। तो मेगा कोलन के अंदर क्या होती है, कोलोस्टोमी बनाई जाती है। कोलोस्टोमी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि मेगा कोलन के अंदर जो स्टूल और फिकल मटेरियल है वो अक्यूमुलेट होता रहता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि आगे है वो नर्व एंडिंग्स एब्सेंट है, तो वो वहाँ पे बावल मूवमेंट नहीं आते हैं। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी की बात करो तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी की बात करते हैं तो फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है वो है ड्यूरेशन के आधार पे, ठीक है। तो ड्यूरेशन के आधार पे 2 है, फर्स्ट और सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो ड्यूरेशन के आधार पे। फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब है कुछ समय के लिए हम कोलोस्टोमी बनाएंगे, जैसे ही हमारा जो फंक्शन या जिस पर्पज के लिए हमने कोलोस्टोमी बनाई थी, अगर वो पर्पज हमारा ठीक हो जाता है, ट्रीट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, कोलोस्टोमी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वन है परमानेंट। इन केस ऑफ बावल कैंसर, इन केस ऑफ परफोरेटेड इम्परफोरेटेड एनस, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, परमानेंट कोलोस्टोमी कर देते हैं, ताकि जब तक जीवन भर जब तक पेशेंट है तब तक वो क्या कर पाएगा, बावल को इवैक्यूएट कोलोस्टोमी के थ्रू कर पाता है। नेक्स्ट वन आती है लोकेशन के आधार पे, कि जो कोलन है उसकी लोकेशन के आधार पर
जो इंटेस्टाइन है उसका क्लासिफिकेशन, जो कोलोस्टोमी है उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। फर्स्ट वन असेंडिंग कोलोस्टोमी। तो जो असेंडिंग कोलन है उस पार्ट के अंदर अगर कहीं पर भी आप कोलोस्टोमी या ओपनिंग बनाते हो, ठीक है, उसे कहेंगे असेंडिंग कोलोस्टोमी। अगर आप ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर ओपनिंग बनाते हो, स्टोमा बनाते हो, तो उसे बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। और अगर डिसेंडिंग पार्ट के अंदर या सिग्मोइड पार्ट तक आप कहीं भी कोलोस्टोमी बनाते हो तो उसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लासें आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर किसी भी क्लास से रिलेटेड, इस क्लास से और पिछली क्लासों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ के साथ मुझे ये बताइए कि आप कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे, ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ। नेक्स्ट वन है प्री ऑपरेटिव कोलोस्टोमी प्रिपरेशन। प्री ऑपरेटिव कोलोस्टोमी प्रिपरेशन का मतलब है कि मान लीजिए प्लान कर दिया, सर्जन ने प्लान कर दिया कि इस केस के अंदर हमें क्या करना है, कोलोस्टोमी करनी है। तो हमें क्या करना है, जब सर्जन ने प्लान किया तो कोलोस्टोमी क्या है, एक सर्जरी है। कोलोस्टोमी क्या है, एक सर्जरी। अब सर्जरी है तो हमें क्या करना होगा, पूरा पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है जो कि मेरी पिछली क्लासेस थी, वो पूरा प्रोसीजर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का जो पूरा प्रोसीजर था, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज, वो सारी फेजेज हमें क्या करनी होगी, फॉलो करनी होंगी। तो इसमें देखिए प्री ऑपरेटिव कोलोस्टोमी प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सर्जरी से 1-2 दिन पहले क्या करना है, लो फाइबर डाइट है वो लेनी है। लो फाइबर, हाई फाइबर डाइट आप मत लेना। हाई फाइबर डाइट क्यों नहीं लोगे, क्योंकि हाई फाइबर डाइट अगर पेशेंट लेगा तो जो स्टूल मास होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टूल होगा, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, और बावल है वो पूरी तरह से इवाकुएट नहीं हो पाएगी। हमें ड्यूरिंग सर्जरी बावल है वो पूरी तरह से क्लीन चाहिए, पूरी स्टेराइल चाहिए, ताकि वुंड है वो हील हो सकेंगे। कोलोस्टोमी में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेराइल वुंड बनाएंगे, ताकि स्टेराइल वुंड है तो उसको वुंड को क्या करना है, हमें हील होने के लिए भी तो रखना है। इसीलिए हमें क्या करना है, लो फाइबर डाइट देनी है, ताकि स्टूल है वो, स्टूल मास है, बावल है वो पूरी तरह अच्छे से क्लीन हो सके और स्टूल मास है वो कम हो सके। साथ के साथ हमें क्या करना है, जो भी सर्जन ने प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स दे रखी हैं, तो ठीक है, तो वो सारी एंटीबायोटिक्स हमें क्या करनी है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, ताकि बावल के अंदर जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं उनका लेवल थोड़ा कम हो सके। क्योंकि अगर नॉर्मल फ्लोरा को कंडीशन मिली, सिचुएशन मिली, तो वो क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर द लैक्सेटिव एंड एनीमा। एडमिनिस्टर लैक्सेटिव एंड एनीमा का मतलब है कि हमें क्या करना है, सर्जरी से पहले हमें बावल पूरी तरह से क्लीन चाहिए, पूरी तरह से हमें क्लीन बावल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सर्जरी से 1 से 2 दिन पहले ही हम पेशेंट को एडमिनिस्टर लैक्सेटिव देना शुरू कर देते हैं। और डे बिफोर द सर्जरी या नाइट बिफोर नाइट सर्जरी नाइट, जो भी सर्जरी से पहले वाली जो रात होगी उस रात में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनीमा देंगे, ताकि पेशेंट की बावल है वो अच्छे से क्लीन हो सके और सर्जरी के दौरान है वो हैम्पर ना करे। नेक्स्ट वन है कोलोस्टोमी केयर। यहाँ से इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पॉइंट, जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं वो सारे पॉइंट पे एग्जामिनर्स ने प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट करके रखिएगा। आइए 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है, जब भी कोलोस्टोमी बना दी है, तो कोलोस्टोमी बना दी, सर्जन ने कोलोस्टोमी बना दी, पेशेंट आपके पास वार्ड में आ गया, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जब सर्जन ने कोलोस्टोमी बना दी तो हमें क्या करना है, जो कोलोस्टोमी का जो स्टोमा है, जो ओपनिंग बनी हुई है, उसके चारों तरफ पेट्रोलियम जेली गॉज ड्रेसिंग अप्लाई करके रखनी है। पेट्रोलियम गॉज जेली ड्रेसिंग अप्लाई करके रखनी है, ताकि ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे क्रैक्स ना आए, स्किन वहाँ की कटे फटे ना, ठीक है। दूसरा, पेट्रोलियम जेली से रहेगी तो क्या होगा, वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है, वाटर है वो इवापोरेट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है, जिससे ड्राइनेस नहीं बनेगी। और हमें क्या करना है, उस ड्रेसिंग को क्या रखना, मॉइस्ट रखना है। नेक्स्ट है, जो स्टोमा है, जो ओपनिंग बनी हुई है, देखिए कर्सर पे देखिए, जो मान लीजिए ये ओपनिंग बनी हुई है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी की हुई है, ये जो ओपनिंग बनी हुई है, हमें जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल स्टोमा के ऊपर हमें क्या कर देना, पाउच लगा देना। क्योंकि अगर आपने, जैसे ही आप कोलोस्टोमी बनाओगे, धीरे धीरे वहाँ से स्टूल का इवैक्यूएशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बाउल मूवमेंट्स आएंगे सर्जरी के बाद, तो वहाँ से स्टूल का जो इवैक्यूएशन है वो स्टूल निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल हो, हमें क्या करना है, कोलोस्टोमी के बाद पेशेंट की स्टोमा के ऊपर हमें क्या करना है, पाउच लगा देने हैं, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके, ताकि वो जो स्टूल है वो वुंड को पूरे वुंड को कंटामिनेटेड ना करे, स्किन को कंटामिनेटेड ना करे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जब भी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, जब भी हम पेट्रोलियम गॉज ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, स्टोमा का कलर, साइज और ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई नेक्रोटिक टिश्यूज तो नहीं है,
ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, स्टोमा के अराउंड ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है, नेक्रोटिक टिश्यू, ब्लीडिंग, साइज और कलर क्या है स्टोमा का, कलर, साइज, ब्लीडिंग, ये नेक्रोटिक टिश्यू, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है किसी भी प्री इन्फेक्शन स्टेज के लिए। तो हमें इन चीज़ों को क्या करना है, नोट करना है, नोटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पेशेंट जो कोलोस्टोमी का जो स्टोमा है, ठीक है, कोलोस्टोमी का जो स्टोमा बना हुआ है, स्टोमा का किसे कह रहे हैं अपन, इस ओपनिंग को, इस ओपनिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्टोमा। तो जो ये ओपनिंग है उसको हमें क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्लोजली मॉनिटर करके रखना है कि यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं दिखाई दे रहे, तो वो हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, स्टोमा कलर। बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में इस बार इस स्टोमा कलर से रिलेटेड क्या है, बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आप पेपर उठा के देखोगे, आप एग्जामिनेशन के जो भी सॉल्व पेपर्स है उनको उठा करके देखोगे, तो आप देखोगे कि स्टोमा कलर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। ये आपकी आने वाली नोट सेट, जो कि 17 सितंबर को जो नोट सेट का एग्जाम है, प्री नोट सेट एग्जामिनेशन है, उस एग्जाम के लिए काफ़ी, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टोमा कलर, स्टोमा कलर को अगर स्टोमा कलर की बात करें तो हमें क्या है कि स्टोमा का जो कलर होगा वो हमें एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है जो भी सिचुएशन है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या इंडिकेशन मिलते हैं। अगर स्टोमा का जो कलर है वो पिंक ब्राइट रेड स्टोमा होता है, ठीक है, अगर स्टोमा का कलर है पिंक और ब्राइट रेड कलर का अगर स्टोमा मिल रहा है, स्टोमा है, तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। एक नर्स आई, उसने देखा कि स्टोमा का कलर है वो पिंक और रेड है, ठीक है, ब्राइट रेड है, और उसने सर्जन को इन्फॉर्म कर दिया। नहीं जी, सर्जन को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। स्टोमा का पिंक और ब्राइट रेड कलर है, इसका मतलब वो नॉर्मल नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। और ये पिंक और ब्राइट रेड कलर की हो रखा है हाईली वेस्कुलर होने, हाई वेस्कुलरिटी होने की वजह से वहां उस एरिया के अंदर क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई है, पूरी ब्लड सप्लाई है, अच्छी ब्लड सप्लाई है, इसलिए उस स्टोमा का कलर और उस एरिया के आसपास का कलर क्या हो रखा है, ब्राइट रेड और पिंक कलर हो रखा है। मान लीजिए स्टोमा का कलर है वो पेल पिंक स्टोमा होता है, पेल होता है, पेल कलर का स्टोमा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है हमें हीमोग्लोबिन और लो हीमोग्लोबिन और लो हिमेटोक्रेटिक लेवल, लो हीमोग्लोबिन और लो हिमेटोक्रेटिक लेवल को इंडिकेट करता है। अगर स्टोमा का कलर पेल पिंक स्टोमा होता है, ठीक है, अगर स्टोमा का कलर है वो पेल पिंक होता है, तो वो लो हीमोग्लोबिन और लो हिमेटोक्रेटिक लेवल को इंडिकेट करता है। मेरा आज का दूसरा सवाल आपसे, कितना लेवल हीमोग्लोबिन का या कितने से कम, ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी होती है, और किस लेवल के बाद WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस लेवल के बाद WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया कंसीडर किया जाता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो कलर है स्टोमा का वो बताया है पर्पल ब्लैक स्टोमा। अगर नर्स ने देखा, ऑब्जर्वेशन के दौरान नर्स ने देखा कि जो स्टोमा है उसका जो कलर है वो क्या है, पर्पल ब्लैक, स्टोमा का जो कलर है वो पर्पल ब्लैक हो रखा है, तो पर्पल ब्लैक अगर इस कलर का जो स्टोमा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन को, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन को वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जब भी नर्स को पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा मिलता है तो नर्स को क्या करना है, एज ए नर्स हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें क्या करना है, इमीडिएटली सर्जन को नोटिफाई करना है कि सर स्टोमा का कलर है वो पर्पल ब्लैक हो गया, क्योंकि ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई का, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन का इंडिकेशन है। अगर ब्लड सप्लाई को पूरी, मतलब ब्लड सप्लाई को अगर आपने वापस से रीएस्टेब्लिश नहीं किया तो हो सकता है आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाए, जो सराउंडिंग टिश्यू जो उनके अंदर क्या हो जाए, नेक्रोसिस, और स्टोमा है वो नेक्रोटाइज हो जाने के चांसेज होते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें सर्जन को नोटिफाई करना है कि सर स्टोमा का जो कलर है वो पर्पल ब्लैक है, तो सर्जन अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाफ पे जो भी डिसीजन लेंगे उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। जो ये स्टोमा का कलर आप इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए पूरा ब्राइट पिंक ब्राइट रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो स्टोमा है वो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो कोलोस्टोमी बनाई है उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करके देखना है कि कोलोस्टोमी की जो फंक्शनिंग है वो शुरू हुई कि नहीं, बावल मूवमेंट्स आ गए या नहीं आए, बावल मूवमेंट्स आ गए तो स्टोमा से स्टूल का इवाक्यूएशन है वो शुरू हुआ है कि नहीं, ठीक है, स्टूल का डिस्चार्ज शुरू हुआ है कि नहीं हुआ,
ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, कोलोस्टोमी के फंक्शन में कंसिडर करनी है। कोलोस्टोमी के फंक्शन को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, असिस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए पोस्ट ऑपरेटिव, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अगर स्टोमा से स्टूल लीक हो रहा है तो वो कैसा होगा, लिक्विड होगा। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट डाइट पे शिफ्ट होगा वैसे वैसे उसकी कंसिस्टेंसी है वो चेंज होती रहेगी। और इसकी जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या होती है, जो कोलोस्टोमी की जो लोकेशन होती है उस पर भी डिपेंड करती है। तो अब कोलोस्टोमी जो स्टूल की कंसिस्टेंसी कोलोस्टोमी की लोकेशन के ऊपर है, वो कैसे डिपेंड करती है, आइए देखिए। आप एक स्लाइड में टेबल देख रहे हो, उस टेबल में देखिएगा कि लोकेशन ऑफ कोलोस्टोमी है, तो असेंडिंग कॉलन के अंदर अगर हमने कोलोस्टोमी क्रिएट की है तो वहां से अगर जो भी स्टूल का डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, लिक्विड डिस्चार्ज। मतलब असेंडिंग कॉलन के अंदर, इंटेस्टाइन के असेंडिंग पार्ट के अंदर क्या हो रही है, लिक्विड स्टूल डिस्चार्ज होगा। अगर वहां पे कोलोस्टोमी बनी तो लिक्विड स्टूल आएगा। और अगर ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर कोलोस्टोमी बनाई है आपने तो वहां कैसा आएगा, सेमी सॉलिड आएगा। और डिसेंडिंग कॉलन के अंदर या सिग्मोइड कॉलन के अंदर आपने कोलोस्टोमी बनाई है तो वहां से स्टूल कैसा आएगा, नॉर्मल स्टूल। जैसा नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आपको देखने को मिलता है वैसा स्टूल आप देखने को मिलेगा। तो ये सारे, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर, ट्रांसवर्स कॉलन के ऊपर क्या क्रिएट की गई है, कोलोस्टोमी क्रिएट की गई है। और वहां से जो स्टूल, लिक्विड स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है, क्या एक नॉर्मल फाइंडिंग है, नहीं जी, ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। वहां पर क्या है, सेमी सॉलिड स्टूल होना चाहिए। अगर एक असेंडिंग कॉलन के अंदर बनी है, कॉलन के पास असेंडिंग कॉलन के में कोलोस्टोमी बनी है और हमें वहां से लिक्विड स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है, वो क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑलवेज चेक द कोलोस्टोमी पाउच फॉर एनी लीकेज। जो ये पाउच है, जो यहाँ पर ये पाउच लगा रखा है, हमें क्या करना है, हमें बार बार इस पाउच को चेक करना है कि यहाँ से स्टूल का लीकेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ से स्टूल का लीकेज होगा तो वो स्किन इरिटेशन कॉज करेगा, स्किन इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हमें क्या करना है, स्किन इरिटेशन और स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्टोमा है उसके अराउंड जो पाउच हमने चिपका रखा है उस पाउच को हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। और देखना है कि पाउच की वजह से, पाउच से कुछ लीकेज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाउच कब खाली करना है, ठीक है। पाउच को कब चेंज करना है, कब डिस्कार्ड करना है, या फिर पाउच को कब खाली करना है। तो देखिए, पाउच को जब पाउच 1/3 भर जाता है, ठीक है, जब पाउच 1/3 फिल हो जाता है, 1/3 पूरा भर जाता है, 1/3, ठीक है, 1/3 भर जाए उसके बाद हमें क्या करना है, पाउच को खाली करना है। इस पॉइंट पर प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नर्स है, ठीक है, एक कोलोस्टोमी पेशेंट की केयर कर रही है, उसने देखा कि पाउच है वो हाफ तक भरा हुआ है, ठीक है, हाफ तक भरा हुआ है। तो क्या नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, पाउच को खाली कर देना चाहिए, खाली नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए, या सर्जन को बताना चाहिए, ठीक है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो नर्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। अगर हाफ तक भरा है तो डॉक्यूमेंट करना है, और अगर 1/3 भर गया है तो हमें क्या करना है, खाली कर देना है। और अगर कंप्लीट भर गया है तो वो एक मिसकंसेप्शन है, या फिर मिस वो हो गया है, हमारी जो नर्सिंग केयर है वो हैम्पर हो चुकी है। हमें क्या करना है, पाउच को इमीडिएटली खाली करना है। पाउच है वो 1/3 के ऊपर खाली किया जाता है, पूरा भरने का इंतजार नहीं किया जाता है, वो गलत नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही है। तो हमें क्या करना है, पाउच है वो 1/3 भरते ही हमें क्या करने देना है, पाउच को खाली कर देना है, ठीक है। जब हम पाउच खाली करेंगे तो सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर या सराउंडिंग जो सराउंडिंग स्किन होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्टूल फिकल मटेरियल के कंटेंट लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली उन जो सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर जो सराउंडिंग स्किन के ऊपर जो फिकल मटेरियल के कंटेंट है या फिर फिकल मटेरियल है, चिपका हुआ है, लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको तुरंत हटाना है वहाँ से, ताकि स्किन की इरिटेशन कम हो सके, साथ ही साथ वो वहाँ की स्किन को इन्फेक्शन ना कॉज करे। तो हमें क्या करना है, जो फिकल मटेरियल सराउंडिंग स्किन के ऊपर लगा हुआ है, चिपका हुआ, तो हमें उसको तुरंत क्लीन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको गैस फॉर्मिंग, जिससे ऐसा खाना नहीं खाना है, ऐसी डाइट नहीं लेनी है आपको, ऐसा कोई खाना नहीं खाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गैस का फॉर्मेशन हो, ऐसा खाना नहीं खाना है। ऐसा खाना मत खाइए जिससे ज़्यादा गैस बनती हो, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट रहिए, नॉर्मल डाइट, नॉर्मल सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट लीजिए, ताकि गैस का फॉर्मेशन है वो कम से कम होगा, जिससे आपका जो ऑर्डर है, जो स्टोमा से जो ऑर्डर है वो गंदा ऑर्डर नहीं आएगा और वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो पेशेंट को क्या करना है, अवॉइड करना है, गैस फॉर्मिंग जो फूड है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। आज की क्लास में इतना ही।
आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट नॉर्सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.